हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ लगातार वीडियोस से हम विद्युत धारा पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम विद्युत धारा की चर्चा की कड़ी में अपने अगले वीडियो की तरफ आ चुके हैं, जहां प्रतिरोधों का संयोजन साथ ही साथ सेलों के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं अपनी टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। ये ऐसी टॉपिक है जो आपने हाई स्कूल लेवल पर भी पढ़ी हुई है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनते हैं बहुत ही हाई फाई साइड बुकों में। हालांकि हमारा जो फोकस्ड है वो सिर्फ अभी एनसीईआरटी की ही तरफ है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा संयोजन होता है प्रतिरोधों का, वो हमारा होता है श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। इस क्रम में क्या करते हैं, हम एक प्रतिरोध लेंगे जिसके दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा जोड़ देंगे और दूसरे सिरे के अंतिम सिरे से तीसरे का अगला सिरा यानी कि प्रारंभिक सिरा जोड़ देंगे। अब अगर ये पॉइंट हम मान लें थोड़ी देर के लिए, ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर अंतिम टर्मिनल क्या हमारा डी है। इसे लाकर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है जिसका वोल्टेज V है, जहां से धारा निकली है I। अब अगर मैं इसको नाम R1 दे दूं, इसे R2 दे दूं, इसे R3 दे दिया जाए, तो जवाब ये हुआ कि सीरीज क्रम में पहली बात तो एक सिरा जहां खत्म होता वहीं से दूसरा प्रतिरोध शुरू होता, उसका जहां सिरा खत्म होता है वहीं से तीसरा। ये तो परिभाषा की बात हो गई, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि I यहां से जा रहा है और सीधे सीधे इस पूरे परिपथ से जाता हुआ उस सिरे से निकल जा रहा है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धारा का मान समान होता है, मान समान होता है। किस क्रम में? जवाब है सर श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, ये बहुत बड़ी पहचान हो गई हमारे लिए आगे सवाल लगाने के लिए। अब हम यहाँ टर्मिनल्स पर यानी कि बार बार ए और बी के बीच में यानी कि R1 के किनारों पर, R2 के किनारों पर और R3 के किनारों पर विभवांतर का कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब कोई पूछे हमसे कि सर ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है, तो VA माइनस VB, यहां से जाने वाली धारा I और प्रतिरोध R1, तो I इंटू R1। इसी प्रकार B और C के बीच में विभवांतर VB माइनस VC, और यहाँ पर मान कितना I इंटू R2। लास्ट में चलते हैं, हमारा टर्मिनल C से D की तरफ है, तो VC माइनस VD, इनका विभवांतर मान I इंटू R3। ये पहला समीकरण, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान दें, अगर हम इसको पूरा हटाकर एक ऐसा परिपथ बना लें जिस परिपथ में इन तीनों प्रतिरोधों का काम एक अकेला प्रतिरोध कर रहा हो, तो उस प्रतिरोध को हम तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो आइए जरा ध्यान दे दें, एक हमने जबरदस्त जंडाइल सा प्रतिरोध R लगा दिया जहां से I जा रहा है, और इसके बाद हमारे पास बाकी सारी कहानी वही सेम है। ठीक है, तो यहां पर ये किनारा हमारा क्या था A, और इन पूरे बीच में मैंने यही लगा दिया, तो अंतिम सिरा हमारा क्या हुआ D। A से D तक हमें जाना है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं पूछूं कि सर यहां विभवांतर कितना होगा, तो जवाब होगा सर VA माइनस VD बराबर I इंटू R हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ये बताइए, VA माइनस VD बराबर I इंटू R तो आपने पा लिया। अब अगर यहां पर आए इक्वेशन 1, 2 और 3 के पास, और मैं VA माइनस VD की कड़ी को इस नजरिए से देखूं कि हम A से B गए, B से C गए और C से D गए, तो इसे लिखा जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC और प्लस VC माइनस VD, ये लिखा जा सकता है। अब बताएं जरा IR, यहां पर ध्यान दें, VA माइनस VB का मान IR1, VB माइनस VC का मान IR2 और लास्ट में VC माइनस VD का मान IR3। अब अगर आप यहां पर I कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कट जाएगा और हमें तुल्य प्रतिरोध का मान मिल जाएगा श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। श्रेणी क्रम की खासियत, पहला, धारा का मान समान होता है और तुल्य प्रतिरोध कितने के बराबर होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। साथ ही साथ अगर विभवांतर पर बात करें तो हर प्रतिरोध के बीच का विभवांतर जो होता है वो हमें अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग समांतर क्रम की तरफ, जिसे एक और भी नाम अर्थात पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगली कड़ी की तरफ, पार्श्व क्रम। सेकंड, पार्श्व क्रम या इसी का दूसरा नाम हमारा समांतर क्रम।
समांतर क्रम में हम क्या करते हैं मित्रों, अपने प्रतिरोधों को एक सिरा और फिर दूसरे सिरे के बीच में क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये पहला हमारा प्रतिरोध रहा जिसका नाम दे दिया R1, दूसरा प्रतिरोध लगा दिया, नाम दे दिया R2, फिर तीसरा प्रतिरोध लगा दिया, नाम दे दिया यहाँ पर R3। अब इसे लाकर हम एक बैटरी से उसी प्रकार जैसे पीछे था उसी तरीके से सेम जोड़ देंगे। अब अगर यहाँ से धारा I जा रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा I का विभाजन 3 अलग अलग शाखाओं में हो रहा है। क्योंकि तीनों प्रतिरोधों का मान अलग अलग है, R1, R2 और R3, तो हम कह सकते हैं कि तीनों में धारा का मान भी अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ठीक है, तो I1, I2 और I3 ये प्राप्त हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर पूछ लूं कि ये I1, I2, I3 का योग कितना है, तो ऑब्वियसली आप जवाब दे दोगे सर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यही चीज हमें इसके तुल्य प्रतिरोध तक पहुंचाएगी। अब इसके लिए पहले समझ लें, अगर ये मेरा टर्मिनल A है, ये मेरा टर्मिनल B है, तो ये बताएं अगर मैं इस रास्ते से भी जाऊंगा तब भी A से B गया, अगर इस रास्ते से जाऊंगा तब भी A से B गया, और अगर इस रास्ते से जाता हूं तब भी मैं कहां से कहां पहुंचूंगा, A से B ही पहुंचूंगा। तो अब मामला ये है कि सर A से B जाने के लिए अगर मैं ऊपर का रास्ता ट्रैप करता हूं तो VA माइनस VB बराबर धारा कितना उसमें I1, प्रतिरोध कितना है R1। दूसरे वाले अगर रास्ते को ट्रैप करते हैं, सेकंड रास्ते को, तब भी हम A से B जा रहे हैं, यानी कि VA माइनस VB, और आगे हो जाएगा हमारा I2 और R2। इसी प्रकार तीसरा रास्ता ट्रैप करें तो VA माइनस VB बराबर I3 और R3। अब अंडरलाइन करने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्श्व क्रम में धारा बढ़ती है, ये अच्छा पहचान है इसका, धारा बढ़ती है। दूसरी चीज, विभव समान होते हैं, प्रतिरोधों के प्रतिरोधों के किनारों पर विभव क्या होते हैं, समान, चाहे आप पहला लें चाहे दूसरा चाहे तीसरा, इन पर विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये दो पहचान हमें अच्छी खासी करा देते हैं कि हमारा जो क्रम है वो पार्श्व क्रम है। परिभाषा के नाम पर सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक तरफ, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक तरफ। अब आइए यहां से हम I1 निकाल लें, I2 निकाल लें और I3। आप आराम से देख रहे हैं, यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी VA माइनस VB बाई R1, यहां से I2 की वैल्यू हमारी आ रही है VA माइनस VB बाई R2, और यहां से हमारी आ रही है I3 बराबर VA माइनस VB बाई R3। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस पूरे सर्किट को हटाकर यहाँ पर एक तुल्य प्रतिरोध लगा दूं, ठीक है, तो हमारा जो नया परिपथ होगा वो एक जबरदस्त R होगा जो R1, R2, R3 का अकेला काम कर रहा होगा, जिसे हम तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध रहा, इसे ले जाकर हम बैटरी से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बैटरी से जोड़ दिया। अभी यहाँ से I आ रहा है और ये सिरा वही पुराना है A और ये सिरा B, क्योंकि ये तीनों गायब कर कर हमने मर्ज कर कर एक बना लिया है, जिसे नाम क्या दिया है R। तो अब अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि आपके हिसाब से अब VA माइनस VB क्या होगा, तो जवाब होगा सर करंट अभी भी I, धारा प्रतिरोध का मान R, तो I की वैल्यू हो गई VA माइनस VB बटे में R। अब आइए इसे यूज कर लिया जाए, यहाँ I के जगह VA माइनस VB बाई R, I1 के जगह VA माइनस VB बाई R1, I2 के जगह VA माइनस VB अपान R2, और लास्ट में VA माइनस I3 के जगह पर VA माइनस VB अपान R3। आप आराम से आप इसे काट सकते हैं और आपको रिलेशन मिल जाएगा कि समांतर या पार्श्व क्रम में हमारा मान होता है R का 1 बाई, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो इन खंडों पर बेस्ड हैं। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट बातें एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, साइड में लिखूंगा क्योंकि उनका यूज हम करेंगे। ध्यान से देखिए जरा, मेरा पहला पॉइंट, धारा अगर समान है आपकी, हर जगह आपको धारा सेम मिल रही है I, तो ये क्रम क्या होगा, श्रेणी। और अगर इसका प्रतिरोध R1, R2 है तो आप लिख दीजिए R बराबर R1 प्लस R2। ठीक, यहाँ विभव अलग अलग मिलेंगे, यहाँ का विभव अलग होगा, यहाँ का विभव अलग होगा। ठीक है,
ये इस सिरे का अलग होगा। दूसरी बात, अगर हमारा समांतर क्रम है या पार्श्व क्रम है तो समांतर क्रम में क्या खासियत होगी, ठीक है, वहां पर सभी जो प्रतिरोध के एक सिरे हैं एक तरफ और दूसरा सिरा एक तरफ बंधे होंगे, और यहाँ पर विभव का मान क्या होगा, समान। आई हमारा 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, I1 I2 I3, अगर 2 होता तो 2 पार्ट में। परिणामी प्रतिरोध यानी कि रिजल्टेंट प्रतिरोध हमारा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का उपयोग कर कर निकाला जा सकता है। तो आइए अब एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं जो हमारे पास इस तरीके से हैं। नंबरिंग के हिसाब से ये हमारे एक्सरसाइज चैप्टर संख्या 3 का सवाल संख्या तीसरा है। क्या लिखा हुआ है सवाल, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, प्रतिरोधों का संयोजन का कुल प्रतिरोध। देखिएगा 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, और पहले पूछ रहा है इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो अभी इक्विवेलेंट के नाम पर आप लिख सकते हैं कि सर अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तुल्य प्रतिरोध सभी का जोड़, 1 धन 2 धन 3 यानी कि 6 ओम। फिर इसी में सवाल संख्या B बढ़ाया, उसने कहा इसे 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ बगल में बना दूं तो एक 12 ओम की बैटरी से इसे जोड़ देंगे। ये पार्ट संख्या बी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, और यहाँ पर हम तुल्य प्रतिरोध 6 ओम भी लिख सकते हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी और उधर 6 ओम। अब क्वेश्चन है जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंधित कर दिया जाए, तो प्रत्येक सिरों पर आपसे पूछा जा रहा है कि वोल्टता या माप क्या होगी, ठीक है। आइए जरा ध्यान दें। सबसे पहली बात तो ये कि सर जी अगर आपका 12 वोल्ट की बैटरी है तो V बराबर 12, तुल्य प्रतिरोध 6 है, तो सबसे पहले तो हमें I बता दीजिए। तो जवाब हुआ कि ठीक है सर, I के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है IR, या I बराबर क्या हो जाएगा V/R, यानी कि 12/6, तो 6 दूना 12, 2 एम्पियर। अब इन सिरों पर कह रहा बारी बारी से हमें सबका पोटेंशियल डिफरेंस बता दें, यानी कि A से B, B से C और C से D। तो डायग्राम देखिए, VA माइनस VB, यहाँ से करंट अगर निकलेगी तो यही 2 एम्पियर की धारा निकलेगी, और इन प्रतिरोधों से समान रूप से होते हुए उस तरफ से निकलकर बाहर चली आएगी। तो जवाब है सर VA माइनस VB क्या होगा, जवाब होगा सर I इंटू R1, फिर VB माइनस VC क्या होगा, कहेंगे सर जी I इंटू R2, और लास्ट में VC माइनस VD कितना होगा, जवाब होगा सर I इंटू R3, ठीक है। अब बताइए I की वैल्यू है कितनी, 2, R1 की 1, ये 2, R2 की 2, I की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3, तो पहले से 2, 4 और 3 दूना 6, कुल जोड़ेंगे तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर जुड़कर 6 4 10 2 12 एम्पियर निकल रहा है कुल, वोल्ट होगा। कुल हमारे पास कितने वोल्ट की बैटरी लगी थी, 12 वोल्ट की लगी थी बैटरी, जिसमें 2 वोल्ट ये यूज कर रहा है, 4 ये 6 ये, 6 4 10 2 12 वोल्ट पूरा हमारे यूज में आ जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके का सवाल हमारा 3.4 में दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब की बार क्रम पार्श्व कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 3.4 में A, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में है, उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, यानी कि 1/2 1/4 1/5। कारण क्या बाबू, क्रम क्या है आपका, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम। तो फॉर्मूला 1/R1 1/R2 1/R3। अब बताइए 2 4 और 5 के लसापा, जवाब है सर 20 ले लीजिए, 2 धाम में 20, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, यानी कि 19/20, और R का मान हो जाएगा 20/19। ये पलटेंगे, उधर की संख्या पलट गई, इतना ओम। अब आगे कहता है, अगला लैंग्वेज बोलता है कि हमने क्या किया, इस संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो प्रतिरोधों में अलग अलग धारा का मान क्या होगा। इस पूरे सिस्टम को देखिएगा, बी में क्या था हमारे पास, पहले समझ ले, पूरा सारी कहानी समझ लें, 1 2 और 3, ये सिस्टम है हमारा।
इसको ले आकर हमने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। यहां से I निकलेगा, I यहाँ आएगा और 3 पार्ट में बटेगा, I1, I2 और I3। यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2 ओम है, यहाँ कितना है, 4 ओम है, यहाँ कितना है, 5 ओम है। ये सिरा A, ये सिरा B। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना चुके। हमने कहा सर जी इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 20/19। तो ये 20/19 आपका R हो गया, जिसे लाकर हमने एक बैटरी जिसका मान है 20 वोल्ट उससे जोड़ दिया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कोई प्रॉब्लम जैसी चीज इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है I1, I2 और I3 का मान क्या होगा। I1, I2, I3 का मान क्या होगा, इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें, यहां पर I1, I2, I3 निकालने के लिए इस 20 वोल्ट से सारा काम अपना निकाल लें। दिमाग थोड़ा सा खर्च करेंगे और इस 20 वोल्ट का यूज कर हम अपना सारा वैल्यू निकाल लेंगे। पहली बात तो पुरानी लिख लीजिए कि सर यहां से A से B जब जाएंगे हम तो क्या लिखेंगे, तो जवाब होगा सर VA माइनस VB बराबर, पहला होगा I1 गुणे 2। और अगर इस रास्ते से जाएंगे तो सर VA माइनस VB बराबर हो जाएगा I2 इंटू 4, 4 ओम का प्रतिरोध। फिर अगर इस रास्ते से आप जाते हैं तो जवाब होगा सर VA माइनस VB बराबर I3 इंटू 5 हो जाएगा। अब सारा मामला हमें किसने लटका रखा है, VA माइनस VB ने। सारा मामला किसने लटका रखा हमें। अब यहां पर अगर हम बात करें VA माइनस VB की, तो ये सिरा A, ये सिरा B, इस पर कितने वोल्ट का आपने लगाया, 20 का। तो VA माइनस VB वाकई में यही 20 ही वोल्ट तो है। अब आपको करना सिर्फ इतना ही है कि हर VA माइनस VB के जगह आप रखते जाइए 20। ठीक है, और फिर I का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर I3 इंटू 5, बोलिए 2 से काटेंगे 10 एम्पियर, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 5 से काटेंगे 5 चौका 20। तो इजिली हमको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर वाला मिटा दे रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई होप 20 वाला क्वेश्चन है। इसमें 20 के ए में लिखा हुआ है हमको क्वेश्चन इस तरीके से कि आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध दिए गए हैं, उनसे अधिकतम और न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करें। R ओम के N प्रतिरोध, R ओम के N प्रतिरोध हमारे पास है। पहले महत्तम और फिर न्यूनतम निकालना है। तो इसमें कोई समझाने जैसी चीज तो मुझे नहीं लगती कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। तो जवाब है सर R मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें श्रेणी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने पर ये जुड़ते हैं। और R मिनिमम के लिए हमें कौन सा क्रम इस्तेमाल करना पड़ेगा, जवाब होगा सर समांतर। तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए R मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जवाब हो जाएगा सर, सभी को जोड़ लें, क्या प्रतिरोध हैं, N प्रतिरोध R ओम के। तो R, R1 धन R2 धन R3 ऐसे करते हुए R कितनी बार, N बार, क्योंकि सभी का मान समान है। तो अगर R को 2 बार जोड़े तो 2R, 3 बार में 3R, N बार में NR। तो N मैक्स बराबर हमारा NR आ गया। अब आगे चलते हैं R मिनिमम के लिए। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसे करते हुए N बार हो जाएगा। तो 1/R मिनिमम लगाने के बाद कहेंगे सर ये क्या बार है, तो N बार, तो N टाइम्स 1/R। अब आप कह सकते हैं उलट दीजिए सर, R मिनिमम बराबर R/N। हमसे बोला है सवाल में कि R मैक्स बाई R मिनिमम का अनुपात क्या होगा सवाल में। ठीक है, तो जवाब हुआ सर R मैक्स अपॉन R मिनिमम की वैल्यू हमारी हो जाएगी NR अपॉन R/N। तो ये कट गया, ऊपर आ गया N²/1, यानी कि उत्तर हो गया N² अनुपात 1। ठीक है, अगला सवाल, यदि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, अगला क्वेश्चन है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध कैसे इस्तेमाल करें। ध्यान दीजिएगा, कैसे इस्तेमाल हो, कैसे इस्तेमाल हो कि, इस्तेमाल हो कि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हमें 4 ऑप्शन दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि आपको 11/3 ओम मिले। ठीक है, दूसरा दिया है हमें कि हमें आंसर मिलना चाहिए 11/5।
ओम। और अगला लिखा है ऑप्शन सी 6 ओम मिलना चाहिए, और अंतिम ऑप्शन है 6/11 ओम। ठीक है, तो अब ऐसा सवाल आ जाए तो हमारे लिए चौंकना लाजमी है, क्योंकि हम तो केवल समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ही जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसका आंसर नहीं दे सकते। अब ऐसे सवाल में बैठकर लहाने से अच्छा है कि कैसे कैसे रखें तो ये आएगा कि नहीं आएगा। इस परिचर्चा से ज्यादा अच्छा ये है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, इनको जैसे जैसे भी आपके दिमाग में आता है वैसे वैसे रखकर देख लें। जैसे 3 लोगों को कैसे कैसे रखा जा सकता है, तो पहला विकल्प है सर, सबको चुप मारकर ऐसे श्रेणी क्रम में लगा दें। पहला 1 ओम, 2 ओम, अगला 3 ओम। फिर क्या कहते हैं कि हम इनको तीनों को समांतर क्रम में डाल दें ऐसे, ये भी एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। अगला विकल्प ये भी हो सकता है, 1 ओम यहां लगा दें, ठीक है, श्रेणी में, और उसी के करस्पॉन्डिंग बगल में 2 ओम और 3 ओम एक दूसरे से किसमें लगा दें, समांतर क्रम में। एक और विकल्प हो सकता है, 2 बाहर भाग आए, भैया मैं बाहर भाग आ रहा हूं, तुम अंदर चले जाओ मेरे जगह, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओम, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जवाब है सर 3 ओम। और अंतिम विकल्प की बात करें, लास्ट विकल्प की, तो जब वो आपकी बार 3 बाहर आ जाए तो हमारा जवाब ये होगा कि ठीक है सर 3 ओम बाहर कर लीजिए, और अंदर क्या लगा लीजिए, सेम इसी स्टाइल में 1 ओम और 2 ओम। ठीक है, ये लगा दीजिए, ये सिस्टम है। अब इसमें अलग अलग निकाल कर देखेंगे, जैसे आंसर आता जाएगा उसका ऑप्शन नंबर वहां पर नोट करते जाएंगे। अब जैसे मैंने पहला देखा श्रेणी क्रम है, तो सीधा सीधा बात, R बराबर या R1 बराबर पहला धन दूसरा धन तीसरा, यानी कि 1 धन 2 धन 3, यानी कि 6 ओम आ गया। देखिए आपके ऑप्शन में 6 ओम कहाँ है, तो जवाब है सर सी वाला, तो ये सी वाले का डायग्राम हो गया। अब इसको देखना है, ये श्रेणी क्रम है, सॉरी समांतर क्रम है, समांतर क्रम में आपका मान क्या होता है, तो जवाब होगा सर सभी प्रतिरोधों का उलट कर हम सम ले लेते हैं। तो उलट दिया मैंने, 2 3 और 1 का लसा पर 6, 6 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, तो R2 उल्टेंगे, ऊपर 6 और 6 3 9, 9 2 11 ओम आ जाएगा। अब देखिए 6/11 कहाँ लिखा है, जवाब है सर डी वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी वाला फिगर। अब यहां पर देखें, तो यहां पर ये दोनों हमारे कौन से क्रम में हैं, तो जवाब है सर समांतर, इसलिए इसके लिए आप लिख लीजिए R डैश बराबर 1/2 + 1/3, सम अप करने पर 5/6, या R डैश बराबर 6/5। अब इसके आगे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर उसके स्थान पर 6/5 लगा दें, उसके स्थान पर 6/5 ओम लगा दें, ये हो जाएगा हमारा R डैश, यहाँ पर 1 ओम पहले से है। अब ये कौन सा क्रम है, तो सीधी सी बात है सर, यहाँ से धारा जाएगा तो सीधे ही निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर परिणामी प्रतिरोध 1 धन 6/5 श्रेणी क्रम होने के नाते, तो 5 और 6 मिलकर 11/5। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो जवाब हुआ सर ऑप्शन बी। अगले वाले पर आते हैं, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ पहले समांतर क्रम है, तो हम कह सकते हैं 1/R डबल डैश 1/1 + 1/3 जोड़ने पर 4/3, या R डबल डैश बराबर 3/4। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, एक हमारा 2 ओम का है और बाकी ये 2 लोग हैं, इनके लिए हमने यहाँ पर मजेदार सा प्रतिरोध लगा दिया, लिख दिया इस पर 3/4 R डबल डैश। अब ये कौन सा क्रम है, इसमें समझाने जैसा कुछ बड़ी बात नहीं, कहेंगे सर ये फिर श्रेणी क्रम है, तो इसलिए यहाँ पर R ट्रिपल डैश यानी कि इक्विवेलेंट 2 + 3/4, तो 4 दूना 8, 8 3 11/4 पर देखिए हमारे किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी कि ये किसी काम का नहीं है हमारे उत्तर के हिसाब से। अब हमारा बचा ही क्या है, तो जवाब है सर ये हो गया, ये हो गया, और 11/5 बचा है केवल 11/3। तो उसके लिए आइए लास्ट वाला ट्राई कर लें, अंतिम वाला छोड़ ट्राई कर लें। उसमें बताइए जरा, पहले से 3 ओम है और उस 3 ओम के बगल में हमें एक सिंगल प्रतिरोध लगा देना है जो 1 और 2 ओम का इक्विवेलेंट होगा, तो 1/R ट्रिपल डैश, समांतर क्रम होने के नाते 1/1 1/2 यानी कि 3/2, या R ट्रिपल डैश बराबर 2/3, तो यहाँ पर 2/3 ओम का एक लगा दिया। अब यहाँ पर मामला होगा कि सर जी इसका परिणामी क्या आएगा, तो कहेंगे सर जी ये कौन सा क्रम है हमारा, समांतर क्रम है, क्योंकि धारा निकलेगी तो सीधे सीधे इस पार से उस पार, तो जवाब है सर 3 धन 2/3, 3 त्रिका 9 2 11/3। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए हो गया आपका। उम्मीद करते हैं बड़े आराम से ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सी वाले क्वेश्चन की तरफ, इसके 20 का सी।
4 इस तरीके से हमारे पास है। सभी के मान ऊपर 1 ओम और नीचे 2 ओम। 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, नीचे 2 ओम और 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 2 ओम। अब अगर यहाँ से हम आई भेज दें तो जवाब होगा सर यह 2 शाखाओं में बटेगा, I1 और I2 में। अब देखिएगा ये I1 आराम से ऐसे घूमते घामते यहाँ आएगा, I1, फिर यहाँ से I2 घूमते घामते वहां पहुंचेगा, ये पूरा क्या होगा I2, फिर मिलकर ये हो जाएगा I1 प्लस I2 मिलकर क्या हो जाएगा फिर से I, लेकिन ये तुरंत फिर शाखा में बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से I1 इधर जाने लगेगा और I2 नीचे की तरफ जाने लगेगा। फिर देखिए यहाँ से होता हुआ ऐसे 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 आगे भी। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो है हमारे, उसमें धारा का मान समान है। इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना इस सवाल में, तो धारा का मान समान होने के नाते यहाँ पर सीधे R1 बराबर 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। ये वाला सिलसिला अगर हम देखें तो R2 बराबर, ये भी सेम धारा है, दोनों में I2 ही बह रही है, तो श्रेणी क्रम हुआ, 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ लेंगे। यही कहानी यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 4। तो इसका अगला इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर की तरफ हमारा 2 ओम और नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम। फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा 2 ओम और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। फिर अगली बार 2 ओम और फिर ऊपर नीचे हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। फिर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 ओम, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 ओम, ठीक है। इस तरीके से चीजें आ गई। अब यहां से अगर फिर से मैं इमेजिन करूं तो आई आएगा जो 2 शाखाओं में बढ़ रहा है, I1 और I2। थोड़ा सा जानबूझकर ऐसा बनाए ताकि आप समझ सके, यहाँ I1 आएगा, यहां से फिर I2 आएगा, ठीक है, और कुछ पल के लिए ये एक दूसरे से मिलकर I बनाएंगे, फिर ये 2 शाखाओं में बटेगा, ऊपर I1 और नीचे I2, इस तरीके से आगे भी। अब चूंकि दोनों में धारा का मान अलग अलग है तो ये क्रम आपका श्रेणी हुआ, यहाँ भी सॉरी समांतर हुआ, यहाँ भी समांतर, यहाँ भी समांतर। मैंने बोला धारा अगर बटा तो समांतर और धारा समान है सभी में तो श्रेणी क्रम। तो बोलिए जरा इनका श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या निकाल कर दे देगा, 1/2, 1/4, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब बताइए 4 और 2 का लसा पर 4, तो 2 दूना 4, 4 एक्का में 4, 3/4 यानी कि R डैश, इसको उल्टेंगे ये भी उल्टेगा, 4/3। तो ये फिर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ये हटाया, ये हटा दिया, किससे 4/3 से। पहला भी 4/3 ओम, अगला भी 4/3, उसके बाद वाला भी 4/3, उसके बाद वाला भी 4/3। तो अब हमारा इक्विवेलेंट जो रिजल्टेंट आएगा वो 4/3, 4/3, 4/3, 4/3। तो जवाब हुआ सर 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16/3 ओम हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये हेडिंग हमारी समाप्त हो चुकी है, तो हम अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारी अगली हेडिंग जो होगी वो होगी हमारा सेलो के बारे में, ठीक है। तो सेलो का संयोजन और सेलो के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले वैद्युत सेल होता क्या है ये समझ लें। तो अगली हेडिंग हमारी है वैद्युत सेल, ये क्या करता है। तो जवाब है सर वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, पहला काम। कोई पूछे कि सर विद्युत सेल क्या करता है, तो जवाब है सर ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दोनों सिरों पर यानी कि प्लस और माइनस पर विभवांतर समान रखता है, जिससे लगातार आवेशों का प्रवाह होता रहे और जिससे हमें लगातार निरंतर धारा मिलती रहे, ठीक है। ये हमें एक स्थिर विभवांतर प्रदान करता है। क्या करता है सर, पहला पॉइंट रासायनिक से ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दूसरा स्थिर विभवांतर प्रदान करता है, स्थिर विभवांतर देता है, ठीक है। ऐसा देने से क्या फायदा होता है, मैंने कहा कि लगातार आवेशों का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। अब इसकी बनावट कैसे होती है, तो जवाब है सर एक पॉट ले ले, इस बर्तन में हम 2 छड़े लगा देते हैं, धातु की 2 छड़े लगा देते हैं, ठीक है। इन दो छड़ों को हम स्पेशली
इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ये जो वैद्युत छड़े हैं इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर हम कुछ केमिकल भर देंगे, ठीक है, रसायन भर देंगे, और इस रसायन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। ये क्या होता है? ये या तो आपका अम्लीय माध्यम होगा, ठीक है, या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से हम ले आकर इसे जोड़ देंगे किसी भी बैटरी से या सेल से, या जहां से आपको सप्लाई वगैरह चाहिए, बल्ब से यहां से लगा दीजिए इसको लाकर यहां से, और यहां पर एक की लगा दीजिए ताकि ऑन ऑफ किया जा सके। ठीक है, इसको जोड़ देने से हमारा काम चलने लगेगा। अब इन छड़ों में एक प्लस का काम करेगा, एक माइनस का काम करेगा। प्लस वाले को एनोड बोलेंगे, माइनस वाले को कैथोड बोलेंगे। ठीक है, प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड बोलेंगे। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो मैं मान लूं सोल्यूशन हमारे एसिडिक है HCl, HCl टूटने पर क्या देने वाला है? H प्लस और Cl माइनस आयन। ये Cl हमारा प्लस की तरफ और H प्लस हमारा कैथोड यानी कि माइनस की तरफ। इससे हम जान जाएंगे कौन प्लस है और कौन माइनस, और ये प्रवाह ऐसे होता हुआ, ये प्रवाह ऐसा होता हुआ चलेगा जिससे धारा हमें प्राप्त होती मिल जाएगी। तो अगर हम बोले कि यहाँ पर हमें कैसे मिल रहा है धारा, तो जवाब है वैद्युत अपघटकों की रासायनिक प्रक्रिया से या संक्रिया से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर वैद्युत सेल में के माध्यम से हम प्रकाश या विद्युत ऊर्जा पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग में आता है सर वैद्युत सेल के प्रकार कितने हैं? तो अगला है हमारा सेल के प्रकार। सेल के प्रकार, ठीक है, पहला हमारा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल जैसे आप टार्च वगैरह में लगाते हैं या फिर अपने दीवार घड़ी में लगाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्राथमिक सेल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत जो आएगा हमारा, वो ऐसा सेल होगा जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब इनसे एक बार आपने यूज कर लिया जमकर इनका, तो फिर ये आगे दोबारा यूज करने के लिए तैयार नहीं होते। यानी कि हम कह सकते हैं ये पुनः आवेशित नहीं होते, ये पुनः आवेशित नहीं होते। ठीक है, एक बार यूज कर दिया, काम खत्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास अधिकतर आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका एग्जाम्पल है वोल्टीय सेल, ठीक है, लांसी सेल आदि। ठीक है, दूसरा हमारा होता है द्वितीयक सेल। दूसरा हमारा क्या होता है? द्वितीयक सेल। दूसरा हमारा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की खासियत क्या होती है कि पहले विद्युत ऊर्जा क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पहला, ये फर्स्ट चरण है। पहले चरण में विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगी? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, और फिर ये जो रासायनिक ऊर्जा है वो फिर विद्युत ऊर्जा में। जैसे इन्वर्टर का एग्जांपल ले लें, हम लाइट देते हैं तो इन्वर्टर के जरिए बैटरी हमारी चार्ज होती है, और जब लाइट कट जाती है तो उसी इन्वर्टर के जरिए के माध्यम से बैटरी से हमें वापस लाइट मिलती है। तो पहले विद्युत ऊर्जा स्टोर होती है रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा चेंज होती है विद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से हमें निरंतर सप्लाई मिलती रहती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है सीसा संचालक सेल आपका, और क्षारीय संचालक सेल। एग्जाम्पल है सीसा संचालक सेल, सीसा संचालक सेल और क्षारीय संचालक सेल, ये इसके अच्छे उदाहरण हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी बातें दिमाग में आ रही हैं कि अगर सर सेल है तो उसमें विद्युत वाहक बल की भी एक बात आएगी, विभवांतर भी। ये आप पीछे विभवांतर पढ़ चुके हैं, तो स्पेशली विद्युत वाहक बल की बात कर लें। आपके पास बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। अगर बैटरी में एक बनाऊं तो एक टर्मिनल प्लस और एक टर्मिनल माइनस। अब यहां से एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर आप एकांक आवेश भेज रहे हैं तो आप बैटरी में क्या कर रहे हैं? ढकेलने का काम कर रहे हैं। बैटरी ढकेल कर वो आवेश यहां से यहां तक पहुंचा रही है। तो अब इस विद्युत वाहक बल को हम ई से दर्शाते हैं। ठीक है, विभवांतर क्या होता है पहले ये पूछूंगा। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर होता है। लेकिन अगर कोई विद्युत वाहक बल पूछे तो बैटरी के एक सिरे से बैटरी के दूसरे सिरे तक जो आवेश आप यहां तक पहुंचाने में, एकांक आवेश पहुंचाने में जो कार्य करेंगे वो हमारा ई कहलाएगा। यानी कि ई होगा हमारा V प्लस और V माइनस बराबर W/Q। यहाँ खास बात ध्यान दीजिए, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव सिरे तक। ठीक है, इसी को हम लोग विद्युत वाहक
बल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आवेश को ढकेला जा रहा है, उस तरफ जबरदस्ती ढकेल ढकेल कर भेजा जा रहा है, इसलिए इसका नाम बल भी पड़ गया, नहीं तो ये विद्युत विभवांतर ही होता। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अभी अभी आपने देखा कि हमारे सेल में क्या होता है, इसको जरा अंदर से समझें। अगर हमारे ये सेल है तो आप जान रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और इसके बीच में क्या है, तो जवाब है सर विद्युत अपघट्य है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, जहां हमारे बाहरी पथ में धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ठीक है, जहां बाहरी परिपथ में हमारी धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, वहीं सेल के अंदर हमारा माइनस से प्लस की तरफ जाती है। फिर से सुनिएगा, धारा हमारा प्लस से माइनस की तरफ आता है जब हम बाहरी परिपथ की बात करते हैं, लेकिन जब अंदर चलते हैं तो धारा हमारी माइनस से प्लस की तरफ जाती है। जब ये जाएगी तो ये वैद्युत अपघट्य है, यानी कि केमिकल है, ये केमिकल इसके रास्ते में क्या करेगा, रोड़ा पैदा करेगा, जिसे जाने में बाधा पैदा करेगा, और इसी बाधा को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। फिर से सुन लें, जब वैद्युत धारा सेल के अंदर माइनस से प्लस की तरफ जाती है तो वैद्युत अपघट्य उसके रास्ते में प्रतिरोध लगाते हैं या प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि आंतरिक प्रतिरोध इस प्लस और माइनस की दूरी पर, इस वैद्युत अपघट्य के स्वभाव पर, और बाकी क्षण जो डालते हैं वो कैसा, इस पर भी डिपेंड करता होगा। तो अगली चर्चा हमारी आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करते हैं किन चीजों पर, इस पर देखा जाए। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध आश्रित हैं। आइए देखें, आंतरिक प्रतिरोध आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं, आइए देखते हैं। पहला चीज, सबसे पहले इस बैटरी के बीच की दूरी पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक बैटरी ये रही, एक बैटरी ये रही। ठीक है, अब बताइए यहां से हमारा जो आई जा रहा है उसके रास्ते में ये बाधाएं हैं। ठीक है, तो ये जब जा रहा है तो इसे इतना दूर चलकर जाना है, और इस बार यहां से इतना दूर चलकर जाना है। तो आपको क्या लगता है, अगर इनके बीच की दूरी, सिरों के बीच की दूरी बढ़ा दे तो क्या होगा? कहेंगे सर जी इतने में जितना विरोध झेलना उससे कहीं ज्यादा, डेवढ़ा सेल का साइज है, डेवढ़ा विरोध यहाँ झेलना पड़ जाएगा। यानी कि जितनी लंबाई बढ़ेगी, सेल की लेंथ बढ़ेगी, यानी कि प्लस और माइनस के बीच की दूरी जितनी बढ़ेगी उतना ही से तकलीफ होगा। ठीक है, यानी कि स्मॉल आर हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है ध्रुवों के बीच की दूरी पर, या ऐसे कह सकते हैं, हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। और देखते हैं अगली चीज। अब देखिएगा ये जो हमारा लगाया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रोड, ये गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी। अगर ये गाढ़ा होगा तो आप समझ रहे हैं आपका जो घर्षण बल होगा वो ज्यादा हो जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर हम द्रवों की बात करें तो वहां पर सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक, जबकि अगर ये पतला हुआ, ठीक है, अगर ये पतला हुआ तो हमारी सांद्रता कम, यानी कि घर्षण बल जो कि लिक्विड का घर्षण बल होता है उसी को हम सांद्रता कहते हैं। द्रव का घर्षण बल ही सांद्रता है। ठीक है, पतला होने पर सांद्रता कम। तो अब अगर ये गाढ़ा हुआ तो सांद्रता अधिक और धारा को जाने में कष्ट अधिक, यानी कि उसके रास्ते में बाधा अधिक, और अगर पतला तो सांद्रता कम, तो ज्यादा आराम से मूव कर सकेगा। यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सांद्रता पर। किसके सांद्रता पर? वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी विस्कोसिटी पर, यानी कि फिर मैंने वही बोला सांद्रता पर। अब यहां पर मामला ये है कि सांद्रता तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है सर। ठीक है, अगर इस अपघट्य का सांद्रता पर ध्यान दिया जाए तो इसका एक संबंध है ताप से। अगर हम इन चीज को गर्म कर दें, किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसकी सांद्रता घटती है। ध्यान दीजिए, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर सांद्रता हमारी क्या होती, कम होती है। ठीक है, कम, यानी कि सांद्रता कम तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा। फिर से सुनिएगा, ताप बढ़ाएंगे सांद्रता घटेगी, सांद्रता के कारण प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ताप बढ़ना सांद्रता का घटना, यानी कि ताप के साथ इसका संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। चौथा पॉइंट क्या है, अब देखिएगा जरा, इसको मैं मिटाऊंगा और फिर एक डायग्राम से समझाऊंगा। यहां देखिए, अगर मैंने दो प्लेट लिए, मैंने ऐसे इलेक्ट्रोड में थोड़े से डुबा दिए, ठीक है, और
दूसरे एग्जाम्पल में मैंने जो प्लेट लिए उसे क्या किया, ज्यादा डुबा दिया, यानी कि वैद्युत अपघट्ट में ज्यादा ऊंचाई तक डुबा दिया। अब क्या होगा, तो जवाब होगा पहले सर इतनी दूर से हमें कैटायन और एनायन मिल रहे थे, ठीक है, अब इतने दूर से मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाने से हमारे कैटायन और एनायन यानी कि धन जो हमारे हैं और जो ऋण आयन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ये क्षेत्रफल हम बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस है हमें आयंस ज्यादा मिलेंगे, और आयंस ज्यादा मिलेंगे तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। फिर से सुनिएगा, अगर इनका संपर्क क्षेत्र बढ़ा दिया जाए वैद्युत अपघट्ट से तो जो आयनों का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, और उत्पादन अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ेगी तो आर का मान कम हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल का अगर संपर्क और आर के बीच में संबंध बोले तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस पर, तो जो बात करेंगे सर जी इलेक्ट्रोडों के वैद्युत अपघट्ट के संपर्क क्षेत्रफल क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना कम होता जाएगा। और अंतिम चीज तो है ही बाबू, कई सारी चीजें, इलेक्ट्रोड की क्वालिटी, वैद्युत अपघट्ट की क्वालिटी, इसके अलावा उनका टिकाव यानी कि उनकी कितने दिनों तक मियाद है, इस पर तो ऑब्वियस है इसका व्यवहार डिपेंड ही करेगा, जो हमारी अंतिम और पांचवी कड़ी होगी आंतरिक प्रतिरोध की। तो अगर आपका क्षण अच्छा चालक है तो ज्यादा अच्छा धारा देगा। तो ये रही हमारी कहानी प्रतिरोधों का संयोजन और सेल की बनावट पर। आगे आपसे अगले क्लास में मुलाकात जब होगी तो हम आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र निकालेंगे, बल्कि ऐसे कह दें आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत विभवांतर बल, विभवांतर, बाह्य प्रतिरोध के बीच संबंध निकालेंगे और सेलों के संयोजन करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह, नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।